हमारा घर हमारा विद्यालय पुस्तिका प्रयास का प्रोजेक्ट कार्य अब हम 13 लेते हैं। आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। कम से कम 5 वस्तुओं के नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो जगह खुली हुई है वो 10 की है। तो आप तो के घर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कम से कम 5 तो लिखना है, और 10 भर दो तो और अच्छा है। तो इसमें लिखना क्या क्या है, इसमें दिया हुआ है क्रमांक में लिखना है, फिर वस्तु का नाम, फिर उसकी लंबाई सेंटीमीटर में नाप के, फिर चौड़ाई निकालना है, फिर उसका जो है क्षेत्रफल निकाल देना है। यानी कि क्षेत्रफल हमेशा लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है और ये वर्ग सेंटीमीटर में निकाला जाता है। तो मेज़ आपके घरों में अक्सर मिल जाती है। तो यहाँ पर जो मेज़ नापा गया है उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 100 गुणे 80 अर्थात 8000 वर्ग सेंटीमीटर। पुस्तक, कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए। तो यहाँ पर जो पुस्तक नापी गई है वो 30 सेंटीमीटर लंबी है और 20 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 30 गुणे 20 अर्थात 600 वर्ग सेंटीमीटर। मोबाइल फ़ोन जो यहाँ पर रखा है उसका जो है लंबाई है 16 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हो गया क्षेत्रफल 16 गुणे 8 अर्थात 16 अट्ठे 128 वर्ग सेंटीमीटर। माचिस की डिब्बी ले लेते हैं। तो माचिस की डिब्बी है जो 2.5 सेंटीमीटर लंबी है और 1.5 सेंटीमीटर उसकी ये चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2.5 गुणे 1.5 अर्थात 3.75 वर्ग सेंटीमीटर। जो दरवाज़ा है वो 180 सेंटीमीटर लंबा है और 90 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 180 गुणे 90 यानी 16,200 वर्ग सेंटीमीटर। तकिया जो है वो है 20 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इसका हो जाएगा 20 गुणे 12 अर्थात 12,240 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर एक गद्दी नापी गई है, वो गद्दी 12 सेंटीमीटर लंबी 12 सेंटीमीटर चौड़ी। इनका क्षेत्रफल हो गया 12 गुणे 12 अर्थात 144 वर्ग सेंटीमीटर। कापी नापी गई है, वो 10 सेंटीमीटर लंबी है और 8 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इसका जो है 10 गुणे 8 अर्थात 80 वर्ग सेंटीमीटर की इसकी क्षेत्रफल निकल आया है। दफ्ती है 12 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी। तो क्षेत्रफल हो गया 12 दाहम 120 वर्ग सेंटीमीटर। पटा है 20 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 गुणे 15 अर्थात 15 दूनी 300 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गए क्षेत्रफल। ये रहा हमारा पूरा चार्ट। तो ये चार्ट भर गया है। अब अगले प्रश्न को उठाते हैं। उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जो ये सारणी भरी है इसके याद को देख के आपको इनका जवाब देना है। तो चलो जी बनाते हैं। किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल था वो ही था ये दरवाजे का। तो दरवाज़ा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ये इसका पहला प्रश्न। अब इसी का दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा ये कह रहे हैं कि दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखें। तो जी सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम है माचिस और उसका क्षेत्रफल है 3.75 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न 3 दिया हुआ है इसमें कि दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो लिखना है दरवाजे का क्षेत्रफल जितना था अभी निकाला था 16,200 वर्ग सेंटीमीटर और पुस्तक का क्षेत्रफल निकाला था 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 15,600 वर्ग सेंटीमीटर। इतना ज़्यादा है यानी इतना अधिक है किसका? दरवाजे का क्षेत्रफल किताब से।
अब ये कह रहा है सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है 16,200 वर्ग सेंटीमीटर और सबसे कम क्षेत्रफल है 3.75 वर्ग सेंटीमीटर। घटा दीजिए इसको, तो 16,196.25 वर्ग सेंटीमीटर ये इसका अंतर है। अब ये कह रहे हैं कि सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब समझते हैं? आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे करके लिखना है। तो हम भी लिख लेते हैं क्षेत्रफल का आरोही क्रम। तो जी सबसे कम तो था 3.75 वर्ग सेंटीमीटर, फिर उसके बाद है ये चिन्ह होता है छोटा, मतलब इसको बोलते हैं, पढ़ेंगे कैसे, 3.75 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 80 वर्ग सेंटीमीटर से, और ये 80 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 120 वर्ग सेंटीमीटर से। ये छोटा है का चिन्ह ऐसे पढ़ा जाता है। और फिर ये चिन्ह लगाते चलिए, 120 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 128 वर्ग सेंटीमीटर से, और 128 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 144 वर्ग सेंटीमीटर से, और 144 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 240 वर्ग सेंटीमीटर से, 240 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 300 वर्ग सेंटीमीटर से, और 300 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 600 वर्ग सेंटीमीटर से, 600 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 8,000 वर्ग सेंटीमीटर से, और ये 8,000 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 16,200 वर्ग सेंटीमीटर से। तो ये रहा हमारा सारणी से क्षेत्रफल का आरोही क्रम। हमारा घर हमारा विद्यालय पुस्तिका प्रयास का प्रोजेक्ट कार्य लेते हैं 16। इसमें ये कह रहे हैं कि जल पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए। जल माने पानी पर लिखना है, और ये क्या क्या दिया गया है ज़रा देखते हैं। आपके द्वारा एक दिन में उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा का अनुमान लगा कर लिखिए। मतलब अनुमान लगाना है कि आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ दिया है क्रियाकलाप और उपयोग किए गए जल की मात्रा, यानी कितना पानी पीने में कितना पीते हैं, लगभग 5-6 गिलास तो पी लेते हैं, और 5-6 गिलास का मतलब हो गया करीब करीब 1.5 लीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1.5 लीटर हमने लिख दिया है। ब्रश करने में करीब करीब 1 लीटर में, एक मग्गे में तो हो ही जाता है बस, तो 1 लीटर हो जाएगा। नहाने में करीब करीब 1 बाल्टी तो लगी जाती है, तो वही करीब करीब 20 लीटर की बाल्टी लगी जाएगी। बर्तन साफ़ करने में तो ज़्यादा लगता है, करीब करीब वही छोटी बाल्टी तो लगी जाएगी, करीब करीब 10 लीटर मान लीजिए। कपड़े धोने में पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, मान लीजिए 20 लीटर लग गया। शौचालय में वही लगभग 10 लीटर लग जाएगा। घर साफ़ करने में करीब करीब वही 1 बाल्टी 10 लीटर के लगभग। गाड़ियाँ साफ़ करने में वही करीब करीब 20 लीटर। कोई अन्य उपयोग मान लीजिए 20 लीटर। और ये कह रहे हैं कि कुल उपयोग किए गए जल की मात्रा, तो आपको ये सारा का सारा जोड़ देना है। तो वो आ गया है करीब करीब 112 लीटर और आधा लीटर, और माने 112.5 लीटर इसको जोड़ के निकला है। आप चाहे पूर्ण संख्या बना लीजिए, यहाँ पे चूंकि 1.5 कर दिया था तो यहाँ पे भी 1.5 का हिसाब होगा। अब लीजिए, आपके घर में पीने के लिए एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है। आपके यहाँ पानी आता कहाँ से, कहने का मतलब ये है। तो जी हमारे घर में पीने के लिए एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल कुएं से प्राप्त होता है। अगर आपके यहाँ म्यूनिसिपैलिटी के नल से आता है तो नल से लिख दीजिए, और यदि कोई बोरिंग है, ट्यूबवेल है, तो आप वहाँ ट्यूबवेल लिख सकते हैं। यहाँ पर जल कुएं से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब लिखिए, जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए। तो घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, ज़रा देखते हैं। एक तो नहाने धोने तथा ब्रश करने के लिए बाल्टी तथा मग्गे का इस्तेमाल करें, यानी सीधे नल से न नहाएं तो बाल्टी मग्गे में पानी कम ही लगेगा। बेवजह पानी यहाँ वहाँ न फैलाएं व ना गिराएं, यानी कई लोग क्या ना बेवजह पानी गिराते रहते हैं, वो नहीं करना है। जितना पानी की ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करनी, यानी जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करिए, फालतू ना बहाइए। तो इस तरह करके हम पानी की बर्बादी रोक सकते हैं। अभी कह रहे हैं समाचार पत्रों
एवं पत्रिकाओं में जल की कमी से संबंधित लेख एवं चित्रों की कतरन एकत्रित कर स्क्रैप बुक बनाइए। अपने यहाँ पर एक सूखा खेत है, उस पर एक किसान भाई बैठे हुए हैं और बादलों की तरफ देख रहे हैं, अर्थात पानी नहीं है। तो उसका एक फ़ोटो लगा दिया है। आप कोई और अच्छा सा फ़ोटो ढूंढ के लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसी का अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि नदी तथा तालाब के पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है। जैसे जी बाय द वे, अगर आपके घर में नदी या तालाब से पानी ही मिल रहा है तब क्या करोगे? तो क्या करना है, नदी या तालाब के जल को एक बड़े टैंक में लेकर उसमें फिटकरी मिलाते हैं और कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। तो उससे होता क्या है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। फिर उसे छान कर उसमें क्लोरीन की टिकिया या क्लोरीन जल मिलाया जाता है, जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो आप उसको आसानी से पी सकते हैं, ठीक है। जब उसमें कीटाणु वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, फिर साफ करके आप छन्ने से आप छान कर उसे पी लीजिए। वर्षा जल को संचित करने के लिए उपाय लिखिए। तो उपाय लिख देना है जी। वर्षा जल को संचित करने के उपाय क्या हैं? एक तो मेड़ बंधान यानी मेड़ बांध लीजिए। लघु बांध निर्माण मतलब छोटे छोटे बांधों का निर्माण कर लीजिए। बोरी बंधान निर्माण, कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे ढलान टाइप का, वहाँ पर बोरियों में बालू भर के या मिट्टी भर कर उसको पहले बांध बना लीजिए, जिससे मिट्टी आके किनारे चिपक जाएगी और उसमें पानी रोका जा सकता है। दूसरा करें छोटे छोटे तालाबों का अनुपयोगी ज़मीन पर निर्माण। यानी बहुत सारी ऐसी ज़मीन परती पड़ी रहती है, तो उस पर क्या करना चाहिए, छोटे छोटे तालाब बना देने चाहिए, जिससे क्या होगा कि बारिश का पानी वहाँ पर इकट्ठा होगा और वो कहीं तालाब का काम करेगा। तीसरा हम कर सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति से भूमिगत जल में रिचार्जिंग करना। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो छतों या एक्स्ट्रा पानी जो हम ट्यूबवेल्स का गिराते हैं वो इधर उधर ना फैला के बड़े बड़े छोटे गड्ढे बना देते हैं, उसमें ईंट पत्थर भर देते हैं और ऊपर से बंद कर देते हैं। वो सारा पानी जो है यहाँ पर उसी गड्ढे पे डाल देते हैं, तो वो पानी जो है सीधे सीधे कहाँ चला जाता है, ज़मीन में सोख लिया जाता है, और इससे वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति कहते हैं, ठीक है। इससे जो है ज़मीन का स्तर पानी उठता रहता है। अब जल स्रोतों के प्रदूषित होने के कारण एवं प्रदूषण दूर करने के उपाय लिखिए। तो जल स्रोतों के प्रदूषित होने का कारण और उसका उपाय अलग अलग लिखना है। तो जी कारण में लिख देते हैं कि वाहित मल युक्त जल का निकास, उर्वरक एवं कीटनाशक का इस्तेमाल, घरेलू व जानवरों से उत्पन्न गंदगी और औद्योगिक अपशिष्ट यानी कारखानों का कचरा, इन सब से क्या होता है, ये सब बहाएंगे तो जल प्रदूषित होगा। उपाय क्या करना चाहिए कि जहाँ भी जल स्रोत है यानी जल स्रोतों के किनारे पर नहाना, कपड़े धोना, मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्टों को जल में छोड़े जाने से पूर्व स्रोत पर ही उपचारित तथा शोधित करना चाहिए, यानी कि सीधे सीधे नहीं मिलानी, पहले उसको शोधित और उपचारित कर लें, उसके बाद ही पानी में मिलाएं। अब अगला कह रहे हैं कि जल की कमी को दर्शाने वाले स्लोगन लिखिए एवं पोस्टर बनाइए। तो जी ये एक तरफ लिख लीजिए स्लोगन, एक तरफ पोस्टर। पोस्टर तो नहीं बनाए हैं, लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था हो तो बना लीजिए। हमने केवल यहाँ पर स्लोगन लिखे हुए हैं। कर लो अपने मन में निश्चय, करना है जल का संचय, जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है, पानी को हम बचाएंगे, देश में खुशहाली लाएंगे, जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना, जल संरक्षण को अपनाना होगा, हर व्यक्ति तक जल पहुंचाना होगा। इससे संबंधित कोई अखबारों में जो पोस्टर वगैरह मिल जाए तो आप उसको जो है इसी किनारे कहीं से भी अलग से लगा के चिपका सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? हमारा घर हमारा विद्यालय पुस्तिका प्रयास का प्रोजेक्ट कार्य 15 शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध
निम्नांकित सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए। आपकी सुविधा के लिए एक सुविधा से संबंधित जानकारी उदाहरण के रूप में दी जा रही है। चलो देखते हैं जी क्या दिया है। तो इधर दिया है सार्वजनिक सेवा का नाम, आपने उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा, सेवा का लाभ लेने के लिए क्या करने की ज़रूरत होती है यानी क्या पात्रता होती है, सेवा प्रदायकर्ता की समस्याएं क्या होती हैं यानी जो सेवा दे रहा उसकी क्या समस्याएं हैं, और सेवा प्राप्तकर्ताओं की समस्याएं यानी जिनको सेवाएं मिलनी हैं उनके लिए क्या समस्याएं हैं। तो यहाँ जो दिया गया है, राशन की दुकान, राशन खुली थी, 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सबने शक्कर व चावल खरीदे। पात्रता क्या थी? पात्रता ये थी कि राशन कार्ड की ज़रूरत होती। और सेवा प्रदायकर्ता की समस्याएं क्या थी? परिवहन कठिनाई के कारण सामग्री आने में देरी होती है। और सेवाकर्ता को क्या समस्या हो रही है कि खुलने का समय स्थानीय नागरिकों की सुविधा अनुसार हो। अब हमें जवाब देना है इनके। तो ये जो है पहला हमारा दिया है स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र का मतलब होता है जहाँ दवाइयाँ हमारा इलाज होता है। तो स्वास्थ्य केंद्र खुला था, मरीज इलाज कराने आए थे, उनके पास स्वास्थ्य पर्ची थी, वे दवाई ले रहे थे। अब इसके लिए क्या क्या पात्रता होती है? स्वास्थ्य पर्ची होनी चाहिए, अगर ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यानी कि स्वास्थ्य पर्ची और हमने आयुष्मान कार्ड लिख दिया है। आगे इसको जो समस्याएं कहाँ आती हैं कि वाहनों की उचित व्यवस्था ना होने के कारण स्वास्थ्य केंद्र तक आने में देरी होती है। और मरीजों के लिए क्या, सेवा प्राप्त करने के लिए क्या समस्या आती है कि स्वास्थ्य केंद्र का खुलने का समय मरीजों की सुविधा के अनुसार हो, तो जब जिसको ज़रूरत होगी तो अपने आप ही पहुंच जाएगा। यही हाल डाकघर में है। डाकघर में क्या था कि डाकघर को पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस खुला था, पोस्टमैन डाकघर में उपस्थित थे, डाकघर में बहुत सारे कार्ड व लिफाफे थे। अब वहाँ पर क्या क्या पात्रता होती है? पोस्ट कार्ड, लिफाफे, डाक टिकट, यही सब चीज़ों की ज़रूरत होती है वहाँ पर। उन्हें क्या कठिनाई आती है? तो वाहनों की कठिनाई के कारण पोस्ट कार्ड के समय पर पहुँचने में कठिनाई होती है। और पब्लिक के लिए क्या समस्या है कि डाकघर के खुलने का समय नागरिकों की सुविधा अनुसार हो, यानी जब उन्हें ज़रूरत हो तब खुले, तब तो अच्छा है। अब आ जाते हैं जी बैंक। ये बैंक तो समझते हैं ना, पैसा जहाँ जमा करते हैं उसके बारे में। तो किसके बारे में लिखना है? बैंक खुला था, बैंक कर्मचारी उपस्थित थे, खाता खुलवाने हेतु फार्म उपलब्ध थे, एटीएम कार्ड हेतु फार्म उपलब्ध थे। और इसके लिए क्या ज़रूरत थी होती है? पात्रता, बैंक पासबुक होना चाहिए, खाता नंबर होना चाहिए आपके पास, अगर एटीएम से निकालना है तो एटीएम कार्ड होना चाहिए, ठीक है जी। और समस्याएं क्या आती बैंक वालों को कि बैंक की एक से अधिक शाखा ना होने कारण हितग्राही के बैंक खाते अधिक मात्रा में सही समय पर नहीं खुल पाते हैं। और पब्लिक को क्या समस्या आती है? बैंक का खुलने का समय खाता धारकों की सुविधाओं के अनुसार हो, यानी चूँकि ये तो पब्लिक के लिए है तो पब्लिक के अनुसार हो, तो ऐसा होना चाहिए। पुलिस थाना में भी यही हाल होता है। तो पुलिस थाना खुला था, सभी पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे, अपराधियों के लिए कठोर अपराध हेतु सुविधा थी। सुविधा क्या? व्यवस्था थी। क्या था इसमें? चाहिए रिपोर्ट कार्ड, चित्र प्रमाण पत्र, इन्हीं की ज़रूरत होती है यहाँ पर। और इसमें समस्याएं क्या आती हैं? पुलिस थाना जगह जगह पर ना होने के कारण नागरिकों को समय पर सुविधा नहीं मिल पाती है। पब्लिक में क्या है? पब्लिक पुलिस थाना के खुलने का समय नागरिकों की सुविधा के अनुसार हो तो पब्लिक को अच्छा होना होएगा, ठीक है जी। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट कार्य 15। अब आते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय का प्रोजेक्ट कार्य 16 पुस्तिका प्रयास का। तो इसमें जो दिया गया है 16 प्रोजेक्ट कार्य में कि आप बाज़ार से सामग्री खरीद कर लाते हैं, उसमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती है। सामग्री के अनुसार सारणी में जानकारी भरना है। तो ये जो है
कार्य का विवरण दिया है। इधर क्रमांक, बिंदु, नाम, एक मार्क है या नहीं, एक मार्क पता करें। एक मार्क जो है वो चीज़ें होती हैं कि कोई चीज़ जो है ना ये क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन है या नॉन वेज है, ऐसा उसका चक्कर रहता है। इसमें ग्रीन कलर का जो है एक चिन्ह लगा देते हैं, उसी को एक मार्क कहते हैं। ठीक है। वजन, कीमत, सामग्री का उपयोग, ऐसा लिखना है। ठीक है। तो कोई 5 वस्तुओं की जानकारी, तो ये जो कोई वस्तुएं यहाँ तक लिखी हैं इनके बारे में लिखना है। जैसे मान लीजिए तेल, एक मार्क, मोस्टली एक मार्क क्योंकि वनस्पतियों से बनता है तो इसमें एक मार्क रहेगा। ठीक है। बहुत सारे बेईमानी करके उसमें चर्बी अरबी मिलाते हैं, तो अगर ऐसा नहीं है तो एक मार्क होगा ही होगा। ठीक है। वजन 1 किलो, कीमत लिख लिया, मान लो 90 रुपये है। काम किस में आता है? खाना बनाने एवं तलने में। चिप्स के पैकेट आते हैं, एक मार्क मोस्टली लगा ही रहता है। वजन लगभग 10 से 15 ग्राम होता ही है। कीमत 10 रुपये में मिल जाता है, खाने के काम में आता है। निरमा है और ये है 1 किलो के पैकेट में आता है और लगभग 50 रुपये इसका रेट रहता है और कपड़ा और बर्तन साफ करने का काम आता है। नमक, ये भी एक मार्क में ही रहता है, 1 किलो के पैकेट में मिल जाएगा, 20 रुपये लगभग इसका दाम होता है, खाने में काम आता है। बिस्कुट आप समझ खाते ही हैं, इसमें भी एक मार्क लगा रहता है और ये जो है लगभग 150 ग्राम वजन है इसका और 5 रुपये में मिल जाता है और खाने में काम आता है। फिर ये कह रहे हैं कोई 5 खुली वस्तुओं की जानकारी। खुली मतलब जैसे आप बाज़ार से खुले लाते हैं, जैसे सब्जी लाते हैं, चावल, फल, आलू, टमाटर, और इनका ये वज़न लिखना है। अब एक मार्क से ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए उसको नीला कर दिया गया है। अब इसमें सीधे वज़न, तो सब्जी लाया मान लो 2 किलो, कितने की मिली? हमें मिली 60 रुपये की। सब्जी क्या करेंगे? खाने की खाएंगे, खाने बनाने के मतलब खाना बनाएंगे उसका। चावल 1 किलो लाए 50 रुपये का, खाने में काम इस्तेमाल करेंगे। फल लाए 1 किलो 30 रुपये का, ये भी खाने में इस्तेमाल करेंगे। आलू लाए 1 किलो 20 रुपये का, ये भी खाने में इस्तेमाल करेंगे। टमाटर लाए 1 किलो 25 रुपये, ये भी खाने में इस्तेमाल करेंगे। अब ये कह रहे हैं आपके गांव, शहर, वार्ड में किन किन वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें उपलब्ध हैं, उनके बारे में लिखिए। तो पहले यहाँ तो बना लीजिए, किराना की दुकान है हमारे यहाँ, बुक स्टोर्स है, स्टेशनरी है, मेडिकल स्टोर है, हार्डवेयर की सामग्री, इन सब की दुकानें हैं। अब इनके बारे में कुछ लिखिए। तो किराना की दुकान में क्या मिलता है? किराने की दुकान में सामान्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिल जाती हैं। दैनिक उपयोग की मतलब वही नमक, तेल वगैरह सब चीज़ें, बिस्किट वगैरह। बुक स्टोर में क्या मिलता है? बुक स्टोर में मिल जाते हैं किताब, कापी व स्टेशनरी। मेडिकल स्टोर में क्या होता है? दवाई मिल जाती है ज़रूरत के लिए। हार्डवेयर स्टोर, हार्डवेयर मतलब जहाँ लोहे वगैरह का सामान मिलता है, खीली, हथौड़ी, इस टाइप का सामान। तो हार्डवेयर स्टोर में हार्डवेयर का सामान मिल जाता है। ठीक है, इसको लिख देना है। फिर यहाँ पर बताया गया है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि आपके यहाँ दैनिक उपयोग में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं, उसके बारे में लिखिए। दैनिक उपयोग का मतलब जो आपके घर में रोज़ इस्तेमाल होता है, क्या क्या आता है। पहले उपयोग में आने वाली वस्तुओं का नाम लिख लीजिए एक तरफ, और किस काम में आता है वो लिख लीजिए। तो मोस्टली हमारे घर में गिलास होता ही है, तो लिख लीजिए गिलास। गिलास किस काम में आता है? पानी पीने के लिए, तो लिख लीजिए। लोटा भी होता है, लोटा किस काम में आता है? ये भी पानी पीने व अन्य कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है। बाल्टी पानी भरने व रखने के लिए आता है। जग ये पानी रखने के लिए होता है। थाली खाना खाने के लिए होती है। कटोरी इसमें दाल व सब्जी रखने के काम में आ जाती है। तो इस तरह की वस्तुओं के नाम लिख लेना है। अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो वो भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये जो लिखा है आपने, ये जो वस्तुएं यहाँ से यहाँ तक, ये कैसे तैयार होती हैं पता लगाना और लिखना है। जैसे गिलास तो आप देखेंगे स्टील का मिल जाता है, वो प्लास्टिक का भी मिल जाता है। लोटा भी मोस्टली स्टील का मिलता है। बाल्टी स्टील की और प्लास्टिक की भी मिल जाती है। जग भी स्टील और प्लास्टिक के मिल जाते हैं। थाली मोस्टली स्टील की ही मिलती है। ठीक है। कटोरी मोस्टली हम स्टील का ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये हमारा प्रोजेक्ट 16 पूर्ण होता है।